हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ मैं आप सब लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे, है ना? बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे। जल्दी आइए। जल्दी लाइव आइए। जो बच्चे लाइव नहीं आए हैं अभी तक वो जल्दी से लाइव आए। मैं कल बोल के गई थी कि आज क्लास है वो 6:30 पे स्टार्ट होगी, क्योंकि मुझे कुछ काम था आज, तो 6:30 क्लास स्टार्ट होगी। सबसे पहले अग्रवाल शिवम, जब तुम मेरे प्लेटफॉर्म पे हो, यहां पर तुम किसी और प्लेटफॉर्म का नाम लोगे तुरंत ब्लॉक कर दिए जाओगे। मैं आपको ये फर्स्ट और लास्ट वार्निंग दे रही हूं। इस प्लेटफॉर्म पे अगर आपने किसी और प्लेटफॉर्म का नाम लिया और एक दूसरे से बकवास करने की यहाँ कोशिश की, मैं तुरंत उसको ब्लॉक करवा दूंगी। अगर जब तक टीचर नहीं आता है तो 5-7 मिनट में आप एक दूसरे से आपस में क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ये फालतू का भड़काने का काम नहीं कर सकते हो बच्चों को, है ना? ये फालतू का भड़काने का काम नहीं कर सकते हैं आपकी, ये कर लो वो कर लो, तुरंत ब्लॉक कर दूंगी मैं। लास्ट टाइम एक ये जो अपना नाम चेंज नहीं किया है ना जिसने, मैं नाम नहीं लूंगी उसका, कल मैं बोल के गई थी अपना नाम चेंज करवा लो, ठीक है ना? तो फालतू की बकवास मत क्या करो। इस प्लेटफॉर्म पर अगर किसी और का नाम लिए मैं तुरंत ब्लॉक करवा दूंगी। चलिए, हाँ मैं स्कूटी से ही भाग भाग के आई हूं, बिल्कुल। चलो अब क्लासेस स्टार्ट करें। तो कल हमने चैप्टर स्टार्ट कौन सा किया था मैम? आपने चैप्टर स्टार्ट किया था ब्रेन स्टार्ट किया था। और ब्रेन में दिमाग, ब्रेन को बोलते हैं हम, ब्रेन को क्या बोलते हैं? मस्तिष्क या दिमाग। और मैंने पढ़ाया है कि ब्रेन में मैंने कितना पढ़ाया आपको, तो ब्रेन में मैंने पढ़ाया था, ठीक है? तो ब्रेन में आपने क्या पढ़ाया, मैंने क्या पढ़ाया था कि ब्रेन होता क्या है। ब्रेन के ऊपर जो कवरिंग रहती है, जो मेम्ब्रेन रहती है, उसका नाम क्या होता है? तो उसका नाम होता है मैम मेनिंजिस। और उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि जो ब्रेन है तो उस ब्रेन की जो यूनिट होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो ब्रेन की यूनिट को हम नाम क्या कहते हैं? तो ब्रेन की यूनिट को नाम दिया जाता है, ब्रेन की यूनिट को नाम दिया जाता है न्यूरॉन। और मैंने आपको कल एक पॉइंट लिखवाया था कि जो ब्रेन है उसको सबसे ज्यादा ऑक्सीजन और उसको सबसे ज्यादा ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि मैम आपने बताया था ब्रेन क्या करता है, सारे के सारे ऑर्गन को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करता है ब्रेन। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन और ग्लूकोज और एनर्जी की रिक्वायरमेंट किससे होगी, किसको होगी? तो ब्रेन को होगी। क्लियर है? देन मैंने बताया था हमारे ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, तो 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। क्लियर है? फोर ब्रेन के अगेन मैंने 3 पार्ट बताए थे, कौन कौन से? थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सेरेब्रम। ऐसे ही मैंने आपको हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट बताए थे, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड सेरेबेलम। ठीक है? तो सबसे पहला मैं यहां पर जो ब्रेन स्टार्ट कर रही हूं वो कर रही हूं हाइंड ब्रेन। सबसे पहला कौन सा ब्रेन स्टार्ट करेंगे हम? हाइंड ब्रेन से। हाइंड ब्रेन को हिंदी में कहा जाता है पश्च मस्तिष्क। पहले सिलेबस कंप्लीट होने दो, उसके बाद एक या 2 दिन में आपकी डाउट क्लास लगवा लूंगी, तब आप मुझसे डाउट क्लास पूछ सकते हैं। प्लीज अभी आप कोई डाउट ना पूछिए। मैं जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो लगातार 2 दिन सिर्फ आपके 4 घंटे में आप सबके डाउट लूंगी मैं। क्लियर है? और उसी 2 दिन में मैं आपको एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करवाऊंगी, हिंदी इंग्लिश सारे, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट के। ठीक है? देखो विवेक कुमार यादव, तुमने बहुत सही बात बोली है ना? देखो तो मैं स्टार्ट कर रही हूं हाइंड ब्रेन में। और हाइंड ब्रेन में मैंने कल आपको बताए थे कितने पार्ट होते हैं हाइंड ब्रेन के। मैम आपने बताया था पहला पोन्स, दूसरा एमओ क्या होता है? मेडुला ओबोलोंगाटा, मेडुला ओबोलोंगाटा। ठीक है? उसके बाद तीसरा मैंने बताया था सेरेबेलम। तीसरा बताया था मैंने सेरेबेलम। और सेरेबेलम को हिंदी में कहा जाता है अनुमस्तिष्क। सेरेबेलम को हिंदी में क्या कहा जाता है? अनुमस्तिष्क। ठीक है? तो अब इन तीनों के आपको फंक्शंस पढ़ने हैं। ठीक है? तो सबसे पहले मैं यहां पर स्टार्ट कर रही हूं कौन सा? सेरेबेलम। आपको स्टार्टिंग करनी है सेरेबेलम से। आपको पढ़ना कहां से है? सेरेबेलम से पढ़ना है। ठीक है? देखो सबसे पहला
हाँ साइक्लोन आया है, मैंने भी सुना है, एक दो जगह साइक्लोन आया है। ठीक है, देखो सेरेबेलम, सेरेबेलम में सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, इट इज नोन एज लिटिल ब्रेन, इट इज नोन एज लिटिल ब्रेन। इस दिमाग को छोटा दिमाग भी कहा जाता है। तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि कौन से दिमाग के या कौन से दिमाग के पार्ट को हम छोटा दिमाग कहते हैं, तो कौन सा, सेरेबेलम। सेरेबेलम कहाँ होता है, या पीछे की साइड ब्रेन में होता है। दूसरा, इस ब्रेन का एक नाम और होता है, इसको बोलते हैं ट्री ऑफ लाइफ, इसको कहा जाता है ट्री ऑफ लाइफ। इसको हिंदी में कहा जाता है जीवन का पेड़। जैसे पेड़ लगे हुए होते हैं वैसे ये भी काम करता है। क्यों बोलते हैं अभी समझ में आएगा आपको इसको, कि ट्री ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं। क्लियर है, देखो तो इसको छोटा दिमाग पूछे, कभी भी छोटा दिमाग किसको बोलते हैं, आप आंसर क्या बोल देंगे, सेरेबेलम को। ट्री ऑफ लाइफ किसको बोलते हैं, आप आंसर क्या देंगे, सेरेबेलम को। अब आओ इस सेरेबेलम के फंक्शंस क्या होते हैं, इस सेरेबेलम के काम क्या होते हैं, कितने काम करता है, इसके कार्य कितने होते हैं, इसके काम कितने होते हैं। तो सेरेबेलम के मेजर 3 काम होते हैं, क्या क्या। तो सबसे पहला ए नंबर पे मैंने लिखा है यहां पर, बॉडी बैलेंसिंग का काम। सबसे पहला काम करता है बॉडी बैलेंसिंग का, और हिंदी में होगा शरीर के संतुलन को बनाए रखना, शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। आप अभी बैठे हैं, मैं अभी खड़ी हूं ना, मैं गिर रही हूं नीचे ना आप गिर रहे हैं, क्योंकि आपका भी सेरेबेलम अच्छा है और मेरा भी सेरेबेलम अच्छा है, इसीलिए हमारे बॉडी का बैलेंस बना हुआ है। ठीक है, तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कौन सा दिमाग बॉडी के बैलेंस को बनाने का काम करता है, तो आपको क्या बोलना है, तो आपको क्या बोल, हाँ अस्मिता मैं आपका आंसर दूंगी पर अभी नहीं, बाद में आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ हाइड्रोजिनेशन आता है, उसमें कैटलिस्ट का नाम भी आता है, आगे बताएंगे, अभी नहीं, अभी नहीं। ठीक है, अभी मेरे से डाउट मत पूछिए, पहले मुझे पढ़ाने दीजिए, एंड में आप 10 से 15 मिनट में मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। तो बॉडी बैलेंसिंग का काम करता है। मैंने यहां पर बोला है सेरेबेलम को ट्री ऑफ लाइफ बोलते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, अगर आपका सेरेबेलम ठीक है, अगर आपका अनुमस्तिष्क ठीक है, तो आप पेड़ की तरह सीधे खड़े हैं, आप गिर नहीं रहे। बट अगर सेरेबेलम आपका खराब हो जाएगा तो आपके बॉडी का बैलेंस नहीं बन पाएगा और आप नीचे गिर जाएंगे। इसीलिए हमें इसको जीवन का पेड़ कहते हैं। दूसरा, इस ब्रेन का काम होता है स्पीकिंग पावर को कंट्रोल करना, स्पीकिंग पावर को कंट्रोल करना। कैसे, आपको कितना बोलना है, कब बोलना है, किस लैंग्वेज में बोलना है, किससे कब कैसे बात करनी है। जैसे मैं अभी आपसे अगला सेंटेंस क्या बोलूंगी, ये मेरा कौन सा ब्रेन डिसाइड कर रहा है, सेरेबेलम। क्लियर है। तीसरा देखो यहां पर, तीसरा यहां पर होता है मसल मूवमेंट का काम, मसल मूवमेंट का काम। मसल का मतलब होता है मांसपेशियां, मूवमेंट का मतलब होता है संकुचन या मांसपेशियों में हलचल। जो मूवमेंट का काम होता है वो मसल्स करती हैं। तो ये ब्रेन बताएगा कि किस मसल को किस डायरेक्शन में कितना मूव करना है। लाइक मैंने अभी इस हैंड को इतना मूव किया, तो इसी डायरेक्शन में क्यों गया, क्योंकि अभी मेरा सेरेबेलम ठीक है। तो इस सेरेबेलम के 3 काम होते हैं। क्या क्या काम होता है, तो देखो सबसे पहला काम यहां पर है, यहां पर क्या काम है, बॉडी बैलेंसिंग का, शरीर के संतुलन को बनाए रखना। दूसरा यहां पर काम क्या है, स्पीकिंग पावर को कंट्रोल करना, जो बोलने की पावर है। एक काम करना, अश्विनी को फोन लगाओ और बोलो कि इस बैच में अग्रवाल शिवम नाम का लड़का है, उसको तुरंत ब्लॉक कर दे, तुरंत ब्लॉक कर दे। बोला मैम ने बोला है, अभी कमेंट आया उसका, अग्रवाल शिवम, अग्रवाल शिवम, उसको तुरंत ब्लॉक कर दे। ठीक है, तो देखिए, तो दूसरा काम हो गया स्पीकिंग पावर को कंट्रोल करना। और तीसरा यहां पर होता है मसल्स मूवमेंट का, किस मसल को किस डायरेक्शन में कितना मूव करवाना है। तो ये 3 काम किसके होते हैं, सेरेबेलम के। सेरेबेलम बोले तो कौन से दिमाग का पार्ट होता है, हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। हो गया। तो अब देखो, अब आपसे क्वेश्चन क्या आता है, एक क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, इस चैप्टर से पूछा जाता है कि ज्यादा अल्कोहल कंजप्शन से, ज्यादा अल्कोहल का कंजप्शन करने से कौन सा ब्रेन का पार्ट कुछ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाता है। कौन सा ब्रेन का पार्ट कुछ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाता है। आपने ज्यादा अल्कोहल ले ली तो आपको लिखना है अल्कोहल इफेक्ट्स ऑन सेरेबेलम, ऑन सेरेबेलम। ज्यादा अल्कोहल पीने से, ज्यादा शराब सेवन से कौन से ब्रेन पे प्रभाव पड़ता है, तो कौन से ब्रेन पे, सेरेबेलम पे प्रभाव पड़ता है ना।
देखो, आपने ज्यादा अल्कोहल ले ली, जैसे ही अल्कोहल सेरेबेलम के पास आएगा, अल्कोहल के अंदर जो आपका एसीटैल्डिहाइड होता है, जो एसीटोन होते हैं, जो नशा वाला पदार्थ होते हैं, एक तो होता है एसीटोन अल्कोहल के अंदर, एक होता है एसीटैल्डिहाइड, पढ़ाएंगे हम केमिस्ट्री की क्लास में। तो ये दोनों जब आपके ब्रेन के पास आते हैं, सेरेबेलम के पास आते हैं, तो जैसे ही सेरेबेलम के पास आते हैं तो सेरेबेलम कुछ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाता है। कुछ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाता है, तो अब सेरेबेलम ब्लॉक हो गया, तो अब इस सेरेबेलम के 3 काम क्या हो जाएंगे, ये 3 काम रुक जाएंगे। इसीलिए कहा, आपने देखा होगा जिस इंसान ने ज्यादा अल्कोहल पी रखी होती है उस इंसान के बॉडी का कोई बैलेंस नहीं होता है, वो लड़खड़ा के चलता है, वो कैसे ही चल सकता है, इधर गिर रहा है, इधर गिर रहा है, नाली में गिर जाता है, कहीं भी गिर जाता है। ठीक है, स्पीकिंग की तो बात ही मत करो, है ना। स्पीकिंग में तो वो कुछ भी बोलता है, अपने आप को कुछ भी बोल देता है, या सामने वाले को गाली दे देता है, किसको क्या बोलना है उसे समझ में भी नहीं आता है, क्योंकि अभी उसका सेरेबेलम काम ही नहीं कर रहा है। तीसरा, मसल्स मूवमेंट पर भी उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है। जिस इंसान ने ज्यादा अल्कोहल पी रखी होती है उस इंसान को अगर आप एक लात मारेंगे, जैसे मान लो रोड पर एक पिया हुआ इंसान पड़ा है, आप उस इंसान को लात मारना, एक जिस डायरेक्शन में आप लात मारोगे वो उसी डायरेक्शन में ही पड़ा रहेगा, उसी डायरेक्शन में पड़ा रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसके किस डायरेक्शन में कितना मसल को कितना मूव करना है। क्लियर है? तो आपको इतना याद रखना है कि क्वेश्चन आए एग्जाम में, ज्यादा अल्कोहल कंजप्शन किस ब्रेन पर प्रभाव डालता है, तो कौन सा ब्रेन? सेरेबेलम पे प्रभाव डालता है। हो गया? तो एक्सेस कंजप्शन ऑफ अल्कोहल इफेक्ट्स ऑन सेरेबेलम। कितने क्वेश्चन? छोटा दिमाग पूछे तो सेरेबेलम, 3 काम पूछे तो भी सेरेबेलम। ठीक है, और इसके बाद भी आपसे अल्कोहल कंजप्शन ज्यादा होने से कौन सा ब्रेन का पार्ट खराब हो जाता है, तो सेरेबेलम खराब हो जाता है। ठीक है, अब देखो, तो सेरेबेलम के काम आपने पढ़ लिए। अब दूसरा यहां पर है एमओ। एमओ का मतलब होता है मेडुला ओब्लोंगाटा। मेडुला ओब्लोंगाटा क्या क्या काम करता है, तो वो सुनो। मेडुला ओब्लोंगाटा क्या काम करता है? मेडुला ओब्लोंगाटा का काम क्या होता है? फंक्शंस ऑफ मेडुला ओब्लोंगाटा, सेम नाम हिंदी में कोई अलग चेंज नाम नहीं होता है, मेडुला ओब्लोंगाटा। फंक्शंस ऑफ मेडुला ओब्लोंगाटा। देखो, इसका काम क्या होता है? मेडुला ओब्लोंगाटा का काम होता है बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करना। इट कंट्रोल ऑन बायोलॉजिकल रिएक्शंस। अब बायोलॉजिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? वो रिएक्शंस जो हमारे बॉडी के अंदर होती हैं। हिंदी में इसको बोला जाता है जैविक अभिक्रियाएं। हिंदी में इसको कहा जाता है जैविक अभिक्रियाएं। हिंदी में इनका नाम होता है जैविक अभिक्रिया। बायोलॉजिकल रिएक्शंस क्या होती हैं मैम? वो रिएक्शंस जो हमारे शरीर के अंदर होती हैं, जैसे सांस लेना, पाचन होना, उत्सर्जन होना, ब्लड का सर्कुलेशन होना, छींक आना, हिचकी आना, ये सारी रिएक्शंस क्या है? हमारे शरीर के अंदर होती हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम बायोलॉजिकल रिएक्शंस। अब नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या लिखना है? नेक्स्ट पॉइंट में आपको याद रखना है कि 2 टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शंस। जैविक अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। जैविक अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती है। देखो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली होती है वाइटल रिएक्शंस। वाइटल रिएक्शंस, और हिंदी में इनको क्या कहा जाता है? हिंदी में इनका हिंदी में सेम नाम होता है। ये जैविक अभिक्रिया होता है, इसको हिंदी में जैविक क्रिया कहते हैं। तो बायोलॉजिकल रिएक्शंस 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? देखो, एक पहला हो गया है, ठीक है, एक पहला हो गया वाइटल रिएक्शंस, दूसरा यहां पर होता है एसेसरी रिएक्शंस। दूसरा होता है एसेसरी रिएक्शंस, और एसेसरी रिएक्शंस को क्या कहा जाता है? इनको हिंदी में कहा जाता है सहायक क्रियाएं। हिंदी में इनको कहा जाता है सहायक क्रियाएं। क्लियर? अब आपसे एग्जाम में वाइटल रिएक्शंस के एग्जाम्पल पूछेगा, और ऐसे ही आपसे एसेसरी रिएक्शंस के एग्जाम्पल पूछेगा। ठीक है, देखो, सबसे पहला वाइटल रिएक्शंस का मतलब क्या होता है? वाइटल रिएक्शंस का मतलब क्या होता है? देखो ध्यान से सुनना, इनका मतलब क्या होता है? ऐसी रिएक्शंस या ऐसी बायोलॉजिकल रिएक्शंस जो हमारे बॉडी में हो रही हैं, जो हमारे शरीर में हो रही हैं, और वो नेचर में कैसे होती हैं? इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? अनैच्छिक क्रियाएं। इनवॉलेंट्री का मतलब है जिन पर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है, जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और अगर इन बायोलॉजिकल रिएक्शंस में एक रिएक्शन भी एब्सेंट हो गई तो आप तुरंत मर जाओगे। मतलब दीज रिएक्शंस आर इनवॉलेंट्री इन नेचर एंड इन इट्स एब्सेंस बॉडी कैन डाई। एंड
इन इट्स एब्सेंस बॉडी कैन डाई। हिंदी में क्या होगा, वो अनैच्छिक अभिक्रियाएं, अनैच्छिक का मतलब है जो अपनी इच्छा से हो रही हैं, आपकी इच्छा उन पे नहीं चलती है, वो अनैच्छिक अभिक्रियाएं जिनकी अनुपस्थिति में शरीर की मृत्यु हो जाएगी, उनको क्या बोलते हैं, वाइटल रिएक्शंस। कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब हो गया मैम ऐसी रिएक्शंस जो बेसिक नीड है, हमें हमारे बॉडी में होनी ही होनी चाहिए, उनकी एब्सेंस नहीं होनी चाहिए वरना हम मर जाएंगे। तो आप बताइए क्या क्या ऐसी रिएक्शंस हैं जिनके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा मैम, इसका एग्जाम्पल पहला है ब्लड सर्कुलेशन। इतना पढ़ाया है मैंने आपको ब्लड सर्कुलेशन में, अगर बताओ मुझे ब्लड सर्कुलेशन पे आपका कोई कंट्रोल है, नहीं है। और अगर ब्लड का सर्कुलेशन खराब हो गया तो आपको पता है ऑक्सीजन का, CO2 का, सबका ट्रांसपोर्टेशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैम आपने पहली क्लास में बताया था सब कुछ कहाँ घुला हुआ होता है, ब्लड के अंदर घुला हुआ होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, रुधिर का परिसंचरण, रुधिर का परिसंचरण। तो बायोलॉजिकल रिएक्शंस में वाइटल का एग्जाम्पल पहला क्या हो गया, ब्लड सर्कुलेशन। क्यों, क्योंकि मैम ब्लड सर्कुलेशन पे हमारा इनवॉलेंट्री है, कोई भी इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, और अगर ब्लड ने सर्कुलेट होना बंद कर दिया तो हमारी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा एग्जाम्पल क्या है यहां पर, दूसरा होता है डाइजेशन। डाइजेशन की प्रोसेस मतलब पाचन, मतलब क्या हो गया कि मैम अगर डाइजेशन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, और अगर डाइजेशन नहीं हुआ तो अगर डाइजेशन नहीं हुआ तो मैम इंसान की डेथ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मैम डाइजेशन के बाद मैम कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट बनते हैं, तो वो अगर डाइजेशन नहीं होगा तो हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, और वो हार्मफुल प्रोडक्ट अपने बॉडी में ही कंज्यूम हो जाएंगे और इंसान की डेथ हो जाएगी। ठीक है, अनिल कुमार फ्रॉम आंध्र प्रदेश, थैंक यू सो मच। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी पढ़ाया हुआ स्टाइल बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। तीसरा यहां पर एग्जाम्पल होता है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन, और हिंदी में कहा जाता है उत्सर्जन। एक बात बताओ, अगर आपके बॉडी में एक्सक्रीशन की प्रोसेस रुक जाए तो आपके बॉडी में हार्मफुल प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, और हमारे बॉडी में टॉक्सिक एलिमेंट ज्यादा हो जाएंगे और टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी और इंसान की डेथ हो जाएगी। तो एक्सक्रीशन पे आपका कोई कंट्रोल है, नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट यहां आएगा हार्ट बीट, हृदय की धड़कन। इनवॉलेंट्री रिएक्शंस हैं, क्या आप अपनी हार्ट बीट को कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, रोक सकते हैं क्या, नेचुरली बात कर रही हूं मैं, नहीं रोक सकते, तो मैम हार्ट बीट भी इसका एग्जाम्पल आएगा। नेक्स्ट यहां पे क्या आएगा इसका एग्जाम्पल, रेस्पायरेशन। रेस्पिरेशन की प्रोसेस हिंदी में होएगा श्वसन की प्रक्रिया। मैम सांस लेने पे कोई कंट्रोल नहीं है, और अगर सांस नहीं लिया तो इंसान की डेथ हो जाएगी। तो ये 5 ऐसी रिएक्शंस होती हैं हमारे बॉडी में जो इनवॉलेंट्री हैं। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है मैम, इनवॉलेंट्री का मतलब होता है अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रियाएं मतलब वो क्रिया जो अपनी इच्छा से होती हैं, हमारी इच्छा से नहीं होती हैं, है ना। तो ये चारों 5 एग्जाम्पल किसके हो गए, वाइटल रिएक्शंस के। नेक्स्ट आओ यहां पर, नेक्स्ट देखो यहां पर, देखो एसेसरी रिएक्शंस। एसेसरी रिएक्शंस क्या होती हैं, ऐसी रिएक्शंस जो इनवॉलेंट्री होती हैं बट उनकी एब्सेंस में शरीर की डेथ नहीं होती है। मतलब ऐसी रिएक्शंस जो हैं तो इनवॉलेंट्री, अनैच्छिक हैं, बट अगर उनकी एब्सेंस होगी तो हमारे शरीर की डेथ नहीं होती है। तो यहां पर इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दीज रिएक्शंस आर ऑल्सो इनवॉलेंट्री इन नेचर बट इन इट्स एब्सेंस बॉडी डजंट डाई। ऐसी अनैच्छिक अभिक्रियाएं जिनकी अनुपस्थिति में शरीर की मृत्यु नहीं होती है। इनवॉलेंट्री तो ये भी होती है और इनवॉलेंट्री तो ये भी होती है, बट इनमें अगर किसी की एब्सेंस हो गई तो इंसान की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। बट इधर वाली में अगर एब्सेंस हो गई तो इंसान की डेथ नहीं होती है। मतलब ये कभी कभी होती है, ये रेगुलर बेसिस पे भी नहीं होती है। कौन कौन सी, तो इसके एग्जाम्पल देखो, एसेसरी रिएक्शंस के एग्जाम्पल, पहला है हिकअप्स। हिकअप्स का मतलब होता है हिचकी आना। हिचकी आने पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, बट अगर हिचकी आ रही है, अगर नहीं आ रही है तो क्या आप मर जाते हैं, नहीं मरते हैं। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, एसेसरी रिएक्शन। दूसरा देखो यहां पर क्या होता है, दूसरा होता है स्नीजिंग। स्नीजिंग का मतलब होता है छींकना। तीसरा होता है यहां पर बर्प। बर्प का मतलब होता है डकार लेना। उसके बाद नेक्स्ट यहां पर आता है योनिंग, योन करना।
उबासी लेना, उबासी लेना, ठीक है। उसके बाद यहां पर आता है नेक्स्ट, यहां पर कोल्ड, कोल्ड का मतलब होता है जुखाम होना, कफ खांसी होना। नेक्स्ट आप यहां पर एग्जाम्पल लिख सकते हैं स्नोरिंग, स्नोरिंग का मतलब होता है खरांटे लेना, स्नोरिंग खरांटे लेना, खरांटे नहीं आ रहे तो मरते तो नहीं है ना आप। और एक एग्जाम्पल और आता है इसका, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, आंखों का छपकना, जो आंख आपकी छपकती हैं, आंखों की छपकना, ठीक है, ठीक है। तो बता देंगे। अब आपसे एग्जाम में सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि हिचकी आना और छींक आना ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, मेडुला ओब्लोंगाटा, ठीक है, ठीक है, मेडुला ओब्लोंगाटा। और यही एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन कौन सी इनवॉलेंट्री रिएक्शंस को मेडुला ओब्लोंगाटा कंट्रोल करता है, कौन कौन सी रिएक्शंस को मेडुला ओब्लोंगाटा कंट्रोल करता है। अब कैसे याद करना है वो आप जाने और आपका काम जाने। ठीक है, तो इतने सारे काम को कौन कंट्रोल करता है, तो मैम मेडुला ओब्लोंगाटा कंट्रोल करता है। नेक्स्ट देखो, तो एक हो गया आपका क्या, सेरेबेलम, एक हो गया आपका मेडुला ओब्लोंगाटा। अब नेक्स्ट आपका कौन सा बचा पार्ट यहां पर, नेक्स्ट आपका बचता है पोन्स, नेक्स्ट पार्ट आपका बचता है पोन्स। पोन्स के काम क्या होते हैं, तो सुनो नेक्स्ट आपका पोन्स का काम क्या है। पोन्स के दो काम होते हैं, एक तो पोन्स कंट्रोल करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। पोन्स का काम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करना, या आप लिख सकते हैं श्वसन तंत्र को कंट्रोल करना। श्वसन तंत्र में ये किसको कंट्रोल करता है, तो आपकी जो ब्रीदिंग रेट होती है, ब्रीदिंग रेट का मतलब होता है ऑक्सीजन लेना, CO2 छोड़ने की जो रेट दर होती है उसको कंट्रोल करता है। ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को सिग्नल कौन सा ब्रेन का पार्ट देता है, तो कौन सा ब्रेन का पार्ट देता है, पोन्स देता है, ठीक है। तो कौन सा ब्रेन का पार्ट देता है, पोन्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इस पोन्स का काम होता है जो आपका स्पाइनल कोड होता है। कल मैंने बताया था स्पाइनल कोड क्या होता है, स्पाइनल कोड जो ब्रेन से मोटी नस जाती है, स्पाइनल कोड के सिग्नल को ये पोन्स क्या करता है, ये हाइपोथैलेमस ब्रेन तक ट्रांसफर करता है, ये हाइपोथैलेमस ब्रेन तक ट्रांसफर करता है। कल मैंने बताया था ये हाइपोथैलेमस कौन से ब्रेन का पार्ट होता है, तो मैम आपने पढ़ाया था फोर ब्रेन का टाइप होता है। और हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, इसका काम होता है आपको दर्द फील करवाना। कहीं पर आपको अगर पेन हो रहा है, अगर दर्द हो रहा है, तो वो हाइपोथैलेमस आपको फील करवाता है, ठीक है। तो वो अपने आपको हाइपोथैलेमस फील करवाता है। तो देखो कैसे इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है। मान लो कभी आपकी स्पाइनल कोड में, आपके बैकबोन में स्पाइनल कोड से क्या जुड़ी हुई होती है, वर्टिब्रल कॉलम जुड़ी हुई होती है। तो अरे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में, मोहम्मद अरशद, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में डायफ्राम कंट्रोल करता है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में डायफ्राम कंट्रोल करती है, ठीक है। देखो तो यहां पर मतलब डायफ्राम को भी सिग्नल कौन देगा, आपका पोन्स देगा, ठीक है। देखो तो स्पाइनल कोड को बोलते हैं मेरुरज्जु, हाइपोथैलेमस को बोलते हैं, हाइपोथैलेमस किस ब्रेन का पार्ट होता है, फोर ब्रेन का। तो मैम जो स्पाइनल कोड और स्पाइनल कोड से जो वर्टिब्रेट निकलती हैं, जो रीढ़ की हड्डियां निकलती हैं, तो अगर उनके अंदर कभी दर्द हो, मान लो आपके बैक वाले पार्ट में कभी दर्द हो रहा हो, तो वहां से दर्द वाले सिग्नल पोन्स कहां पे ट्रांसफर करता है, हाइपोथैलेमस में। और हाइपोथैलेमस में क्या करता है, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, आपको दर्द को फील करवाएगा। क्लियर है, तो हाइपोथैलेमस उस दर्द को फील करवाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि उस ब्रेन का नाम बताओ जो स्पाइनल कोड और हाइपोथैलेमस को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। आपको आंसर क्या देना है, पोन्स। और रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी कंट्रोल कौन करता है, पोन्स। हो गया।
तो ये दो आपके क्वेश्चंस यहां से क्लियर हो गए। तो ये कौन सा ब्रेन कंप्लीट हो गया आपका? हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन कैसे कंप्लीट हो गया? मैंने पढ़ा दिए तीनों ब्रेन। इसके तीन पार्ट होते हैं, एक होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा, एक होता है सेरेबेलम, और एक क्या होता है? तो एक होता है पोन्स। तो तीनों मैं आपको पढ़ा चुकी हूं। अब कौन से ब्रेन पे आना है हमें? अब आना है मैम मिड ब्रेन पे। अब नेक्स्ट आपको लिखना है मिड ब्रेन। हाइंड ब्रेन आपका कंप्लीट हो गया है। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन को हिंदी में कहा जाता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। ठीक है, देखो मिड ब्रेन का काम क्या होता है? मिड ब्रेन का काम होता है सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करना। मिड ब्रेन का काम होता है सेंसरी ऑर्गन को सिग्नल देना। सेंसरी ऑर्गन को हिंदी में कहा जाता है संवेदी अंग। और सेंसरी ऑर्गन कितने होते हैं? तो मैम आपने बताए हैं बहुत बार, हमारे बॉडी में 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं। सेंसरी ऑर्गन किसको बोलते हैं? वो ऑर्गन जो किसी भी चीज का सेंस दे, जैसे देखने का, सुनने का, स्मेल लेने का, या फिर सुनने का या सूंघने का, स्मेल लेने का। ठीक है, अब कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? तो देखो सबसे पहला कौन सा होता है? ईयर। ईयर का मतलब है कान। कान किसका सेंस? सुनने का। दूसरा है आई। आई किसका सेंस? देखने का। ठीक है, तीसरा यहां पर होता है टंग। टंग मतलब जीभ, और जीभ किसका सेंस देती है? तो स्मेल का। कैसी स्मेल है? अच्छी, सॉरी, टंग किसका देती है? टेस्ट का। कैसा टेस्ट आ रहा है? खट्टा है, मीठा है, सोल्टी है। ठीक है, नेक्स्ट आपको याद रखना है स्किन। स्किन किसका? तो आपको आउटर गर्मी लग रही है, आपको ठंड लग रही है, या कोई आउटर पार्ट पे आपके दर्द हो रहा है स्किन के थ्रू, तो वो भी फील करवाती है। या टच का, टच। नेक्स्ट आप बोल सकते हैं कौन सा? नोज। और नोज किसका सेंस देती है? स्मेल का। कैसी स्मेल है? अच्छी है, बुरी है। तो आपका मिड ब्रेन क्या करता है? सिर्फ 2 सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है। 2 बोले तो कौन सा? आई एंड ईयर। जो कान और नाक के, जो कान और आंख के सेंसेस होते हैं, जो आंख और कान के सेंसेस होते हैं, वो किसके पास जाते हैं? मिड ब्रेन के पास जाते हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा मिड ब्रेन कौन से 2 सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है? आई एंड ईयर। अगर काम पूछे तो आप बोल सकते हैं काम, कान का क्या होगा? तो हियरिंग पावर। हियरिंग पावर, सुनने की क्षमता। सुनने की क्षमता। आई का काम पूछे तो मैम हम बोल सकते हैं विजुअल पावर। देखने की क्षमता। अगर फंक्शन पूछे तो ये 2। अगर कौन कौन से ऑर्गन को कंट्रोल करता है? तो ये 2। अब ये आपको याद रखना है। क्लियर है? तो मिड ब्रेन के जो सेंसेस होते हैं, जो आंख और कान के सेंसेस होते हैं, वो कहाँ ट्रांसफर होते हैं? मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन न्यूरॉन्स की फॉर्म में इनको सिग्नल देता है और ये काम करते रहते हैं। कितने डिस्टेंस के साथ क्या दिखेगा, ये आपकी कौन सा ब्रेन डिसाइड करेगा? मिड ब्रेन। कैसा दिखेगा, कैसा कलर दिखना है, अंधेरा है, लाइट है, तो वो सब कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन। कैसी बात सुनी है, सुनने में कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी है, तो कौन बताएगा? वो मिड ब्रेन बताएगा। हो गया? नेक्स्ट देखो, तो ये मिड ब्रेन आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम 4 ब्रेन में। 4 ब्रेन को क्या बोलते हैं? अग्र मस्तिष्क। 4 ब्रेन को क्या कहा जाता है? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क मतलब आगे वाला दिमाग। और 4 ब्रेन के कितने पार्ट बताए थे मैंने कल? मैम आपने 4 ब्रेन के 3 पार्ट बताए थे। देखो कौन कौन से बताए थे। सबसे पहला कौन सा बताया था? मैम आपने बताया था थैलेमस। थैलेमस। दूसरा कौन सा बताया था? तो मैम आपने बताया था हाइपोथैलेमस। दूसरा मैंने कौन सा बताया था? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। क्लियर है? तीसरा मैंने कौन सा बताया था? मैम आपने बताया था सेरेब्रम। और सेरेब्रम को क्या कहा जाता है? सेरेब्रम को हिंदी में कहा जाता है प्रमस्तिष्क। सेरेब्रम को क्या कहा जाता है? तो प्रमस्तिष्क। हो गया? तो अब क्वेश्चन क्या आता है? मोहम्मद अरशद, वो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं और वो प्रतिवर्ती क्रियाएं। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं? जैसे आपने कोई गर्म चीज को छुआ। मैं आपका, अरशद जी आपका आंसर दे रही हूँ क्योंकि थोड़े आप जो जेन्युइन से डाउट पूछते हैं तो मैं आपका आंसर कर रही हूँ, बाकी ये फालतू के बच्चों के मैं कमेंट नहीं कर रही। तो देखिए मोहम्मद अरशद जी तो देखिए क्या होता है कि रिफ्लेक्स, प्रतिवर्ती क्रियाएं किनको बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शंस बोलते हैं, जो आपके स्पाइनल कोड से कनेक्टेड होते हैं इसके सेंसेस। तो होता है कि बेसिकली आपने गर्म पानी को टच करा, ऑटोमेटिकली आपका गर्म पानी को टच करेंगे तो आपका हाथ क्या जाएगा? पीछे जाएंगे। तो इन रिएक्शंस को, इन क्रियाओं को बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं। हो गया? तो नेक्स्ट देखो,
ठीक है, देखो तो थैलेमस, अब सबसे पहले पढ़ते हैं थैलेमस के काम क्या होते हैं। तो यहां आइए कि मिड ब्रेन का काम क्या होता है, आई और ईयर को कंट्रोल करना। कितने सेंसरी ऑर्गन बचे मैम, 3। कौन कौन सा, टंग, स्किन, नोज। और इन 3 को कंट्रोल कौन करता है, तो इन 3 को कंट्रोल करता है थैलेमस। तो आपको याद रखना है कि टंग, स्किन और नोज को कंट्रोल कौन करता है, तो थैलेमस कंट्रोल करता है। हो गया। अब कैसे कंट्रोल करेगा, थैलेमस बताएगा कि कैसा टेस्ट है। थैलेमस जो टंग वाले, जो टंग के अंदर जो बड होती है, मैंने पढ़ाया आपको कि सबसे आगे वाली पे मीठा टेस्ट होता है, सबसे एंड में बिटर होता है। तो वो सारे सेंसेस कहाँ आते हैं, तो वो सारे सेंसेस कहाँ आते हैं, तो थैलेमस के पास आते हैं, थैलेमस के पास आते हैं। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखो दूसरा स्किन। स्किन मतलब कैसे, गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, कैसा टच है, हीट वगैरह, तो इसके सेंसेस कहाँ आते हैं, थैलेमस के पास। नोज, अच्छी स्मेल है, बुरी स्मेल है, इसके सेंसेस कहाँ आते हैं, थैलेमस के पास। तो आपसे पूछे कान और आंख को कौन कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन। टंग, स्किन, नोज को कौन कंट्रोल करता है, तो आपको बोलना है थैलेमस। आपको क्या बोलना है, थैलेमस ब्रेन कंट्रोल करता है। हो गया। अब नेक्स्ट आपको पढ़ना है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट आपको पढ़ना है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ब्रेन का क्या काम होता है, ठीक है, देखो हाइपोथैलेमस, सेम नाम हिंदी में। सबसे पहला देखो, ध्यान से सुनो, ये जो हाइपोथैलेमस है इसको ग्लैंड भी कहा जाता है, इसको एक ग्रंथि भी कहा जाता है। अब मैम आप ब्रेन है, ये तो ब्रेन का पार्ट है, तो मतलब ब्रेन है, दिमाग है, आपने इसको ग्रंथि क्या कहा है, आपने इसको ग्रंथि क्यों कहा है। देखो ग्रंथि किसको बोलते हैं, ऐसा ऑर्गन जो हमारे बॉडी में जूस, हार्मोन या एंजाइम बनाए। ऐसा ऑर्गन, ऐसा अंग जो मानव के शरीर में जूस बोले तो जैसे आंसू हो गए, जैसे पसीना हो गया, जैसे बाइल जूस हो गया, ठीक है, या वो क्या बनाए, एंजाइम, या वो क्या बनाए, तो वो हार्मोन बनाए। तो इन तीनों को बनाने वाली ग्रंथि को, इन तीनों को बनाने वाले अंग को क्या कहते हैं, हम ग्लैंड कहते हैं। जैसे लीवर से बाइल जूस बनता है तो लीवर को हम ग्लैंड बोलते हैं। क्लियर है। तो इसको ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस से हार्मोन भी बनता है, हार्मोन भी बनाए जाते हैं इसके द्वारा, तो इसको हम ग्रंथि भी कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि उस ब्रेन का नाम बताओ जो एज ए ग्रंथि काम करता है, जो एज ए ग्लैंड काम करता है, दैट इज हाइपोथैलेमस। हो गया। तो अब देखो दूसरी बात, हाइपोथैलेमस क्या बनाता है, तो एज ए ग्लैंड है तो ये हार्मोन की तरह काम करता है, हार्मोन बनाता है, ये हार्मोन का निर्माण करता है। और हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियों को हम नाम देते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियों को नाम देते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, और हिंदी में बोलते हैं इसको अंतःस्रावी ग्रंथियां। हिंदी में इनको बोला जाता है अंतःस्रावी ग्रंथियां। ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है एंडोक्राइन या अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है। तो अब देखो एंडोक्राइन ग्लैंड कितनी होती हैं, तो आपको याद रखना है ह्यूमन बॉडी में टोटल 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, 9 अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। कौन कौन सी आपने नाम सुना होगा, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड, गोनेड्स, इतनी सारी बहुत सारी ग्लैंड होती हैं। ठीक है। तो 9 में से एक कौन होता है, हाइपोथैलेमस। और एक ग्लैंड और होती है, आपने नाम सुन रखा होगा, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड को हिंदी में कहा जाता है पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। तो मैम आपने बताया है कि हमारे बॉडी में 9 ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो क्या बनाती हैं, हार्मोन बनाती हैं। और 9 में से एक पिट्यूटरी होता है मैम, एक हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस ब्रेन का भी पार्ट है और वो एज ए ग्रंथि भी काम करता है। हो गया। देखो तो अब देखो, एक हो गया हाइपोथैलेमस, एक हो गया पिट्यूटरी, बची कितनी है, 7। कितनी बची, जब 9 में से 2 माइनस करेंगे कितनी बची, 7। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, देखो ये पिट्यूटरी क्या करता है, हाइपोथैलेमस को छोड़कर, एक्सेप्ट हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये पिट्यूटरी क्या करता है, इन 7 एंडोक्राइन ग्लैंड को सिग्नल देता है, इन 7 को कंट्रोल करता है, इन 7 को कंट्रोल करता है। ठीक है।
तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, हाइपोथैलेमस को छोड़कर 7 एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है। इसलिए हम पिट्यूटरी को कहते हैं मास्टर ग्लैंड। मास्टर हो गया, जैसे मास्टर बच्चों पे कंट्रोल नहीं करता, वैसे ये किस पे कंट्रोल करता है, 7 एंडोक्राइन ग्लैंड पे। पीयूष ग्रंथि द्वारा, हिंदी में आपको याद रखना है, पीयूष ग्रंथि द्वारा 7 ग्रंथियों को नियंत्रण किया जाता है, इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। एक्सेप्ट हाइपोथैलेमस, pituitary gland is controls on 7 endocrine glands, hence this is known as master gland। but pituitary को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। तो पिट्यूटरी को क्या बोला, मास्टर ग्लैंड, और इस मास्टर ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को कहा जाता है सुपर मास्टर ग्लैंड, सुपर मास्टर ग्लैंड, सुपर मास्टर ग्रंथि, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर। मास्टर का भी मास्टर, हेड मास्टर नहीं होता है, मास्टर का भी मास्टर। तो आपको याद रखना है। क्या, मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ मैम, हाइपोथैलेमस एक ब्रेन है, वो एज ए ब्रेन भी काम करता है, बट देखो, तो हाइपोथैलेमस एक ब्रेन का पार्ट भी है मैम, बट वो एज ए ग्रंथि की तरह काम करता है, क्योंकि वो हार्मोन बनाता है। हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियों को एंडोक्राइन ग्रंथि कहते हैं, और कितनी होती हैं, तो मैम टोटल 9 होती हैं। 9 में से एक पिट्यूटरी होता है, एक हाइपोथैलेमस होता है। तो पिट्यूटरी क्या करता है, हाइपोथैलेमस को छोड़कर बाकी की 7 हैं उनको कंट्रोल करता है। तो पिट्यूटरी इज नॉन एज मास्टर ग्लैंड, बट पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या हो गया, मास्टर ऑफ मास्टर या सुपर मास्टर ग्लैंड। क्लियर है। तो मैम ये तो आपने काम बताए हैं कैसे, एज ए ग्लैंड की तरह काम बता दिया। अब आप ये बताओ कि एज ए ब्रेन की तरह काम क्या करता है, मतलब दिमाग, हम दिमाग पढ़ रहे हैं मैम, तो दिमाग की तरह क्या काम करता है। तो ध्यान से सुनो, दिमाग की तरह इसके क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहला, आपको भूख लग रही है, हंगर, आपको भूख लग रही है, तो भूख लगना कौन फील करवाता है, हाइपोथैलेमस, भूख लगना। दूसरा, प्यास लगना, आप थर्स्टी हैं, आपको प्यास लग रही है, तो प्यास लगना कौन फील करवाता है, हाइपोथैलेमस। तीसरा, कहीं पर आपको इंटरनली पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो वो दर्द कौन फील करवाता है, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट 4 नंबर पे आपको याद रखना है कि इमोशंस, कैसे इमोशंस हैं आपके अंदर, किसके लिए, वो भी कौन फील करवाता है, हाइपोथैलेमस। 5 नंबर पर आपकी फीलिंग्स कैसी हैं, किसके लिए कैसी फीलिंग्स आ रही हैं, वो भी कौन फील करवाता है, हाइपोथैलेमस। उसके बाद नेक्स्ट, आपका मूड कैसा है, अच्छा मूड है, खराब है, लड़ाई करने का है, हंसने का है, तो वो कौन फील करवाता है, हाइपोथैलेमस। उसके बाद 7 नंबर पे आपको गुस्सा आ रहा है, एंगर है आप, एंग्रीनेस है आपके अंदर, गुस्सा भरा हुआ है, तो वो गुस्सा कौन फील करवाता है, तो आपको हाइपोथैलेमस। आपका स्माइल करने का मूड है, कौन फील करवाएगा, हाइपोथैलेमस। 9 नंबर पे आपको याद रखना है कि 9 नंबर पे आप क्या कह सकते हैं, हॉबीज, आपकी हॉबीज क्या है, वो कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस। आपका डांस करने का मूड हो रहा है, डांसिंग का मूड हो रहा है, तो कौन फील करवाएगा, हाइपोथैलेमस। आपका स्विमिंग का मन हो रहा है, आपका जॉगिंग का मन हो रहा है, आपका कोई अच्छा खाने का मन हो रहा है, तो वो सब कौन फील करवाता है आपको, हाइपोथैलेमस। ठीक है, आज मेरा पिज्जा खाने का मन हो रहा है, तो वो कौन फील करवा रहा है मुझे, हाइपोथैलेमस। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूख का लगना और प्यास का लगना ब्रेन का कौन सा पार्ट फील करवाता है, तो आपको आंसर क्या देना है, दैट इज हाइपोथैलेमस। क्लियर है। उसके बाद देखो, बोलते हैं ना मेरे हार्ट में दर्द हो रहा है, मेरे दिल में दर्द हो रहा है, या मेरे दिल में कुछ फीलिंग्स नहीं है उसके लिए, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ, दिल में कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं, हार्ट में कोई फीलिंग्स इमोशंस नहीं होते हैं। हार्ट का एक ही काम होता है, ब्लड को पंप करो और लंग्स के पास ट्रांसफर करो, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ब्लड सर्कुलेशन में। हाँ, तो आपके जो फीलिंग्स इमोशंस कैसे, देखो फीलिंग्स और लिख सकते हैं आप इसमें, 11 नंबर पे लग सकते हैं लव वाली फीलिंग्स है, किसी के लिए प्यार वाली फीलिंग्स आ रही हैं, तो वो आपको कौन फील करवा रहा है, हाइपोथैलेमस। किसी के लिए नफरत वाली, हेट वाली फीलिंग्स आ रही हैं, वो भी कौन फील करवाता है, हाइपोथैलेमस। तो दिल विल नहीं टूटता है, दिल में कोई फीलिंग्स इमोशंस नहीं होती हैं, वो सारी किसके पास होती हैं, हाइपोथैलेमस के पास होती हैं। तो जब भी कोई आपको बोलता है मेरा दिल तोड़ दिया, तो आप, दिल नहीं टूटता है, वो आपको बोलना है कि मेरा हाइपोथैलेमस तोड़ दिया, हाइपोथैलेमस टूटता है वो आपका, क्योंकि फीलिंग्स कहाँ होती हैं, इमोशंस कहाँ होते हैं, लव हेट वाली फीलिंग्स कहाँ होती हैं, हाइपोथैलेमस के पास, दिल में कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका हाइपोथैलेमस। माँ के पेट में आरबीसी का निर्माण लीवर में होता है, जो भी पूछ रहे हैं मुझसे, लीवर में होता है सर, आपका आंसर है लीवर, यकृत, ये आपका हाइपोथैलेमस। अब लास्ट कौन सा ब्रेन बचा है, तो मैम लास्ट बचा है सेरेब्रम, लास्ट बचा है सेरेब्रम, सेरेब्रम।
ठीक है। और अगर सेरेब्रम नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है, क्योंकि सेरेब्रम बताएगा आपकी मेमोरी पावर कितनी है, कैसी है, आपकी आपकी कंसंट्रेशन पावर कितनी है, ये सब आपको बताएगा। ठीक है, देखिए तो नेक्स्ट आपको यहां से क्या पढ़ना है, नेक्स्ट आपको पढ़ना है किसके बारे में, सेरेब्रम। नेक्स्ट मैं यहां पे नोट डाउन कर रही हूं, सेरेब्रम। और सेरेब्रम को हिंदी में क्या कहा जाता है, प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क। देखो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। सेरेब्रम में सबसे पहला पॉइंट आपको पढ़ना है, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। ठीक है। अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, ये 2/3 भाग होता है, 2/3 भाग होता है किसका, फोर ब्रेन का। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है आपसे कि ब्रेन के सबसे बड़े पार्ट का नाम बताइए, तो वो कौन सा बताएंगे आप, सेरेब्रम बताएंगे। अच्छा एक क्वेश्चन बताती हूँ मैं आपको, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है कि ब्रेन में कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं, दिमाग में कितनी ग्रंथियां होती हैं। सबसे पहला आंसर होगा आपकी हाइपोथैलेमस, बता भी चुकी हूँ आपको अभी, हाइपोथैलेमस। दूसरी आपके ब्रेन में होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड मटर के दाने जैसे आकार की होती है, जितना बड़ा मटर का दाना होता है उतना ही इसका साइज होता है। तीसरा यहाँ पर होता है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, उसके बाद होती है तीसरी पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड। तो ये 3 ग्रंथियां कहाँ होती हैं आपके ब्रेन में, आंसर आप हमेशा ये 3 वाला दीजिए। आइए वापिस सेरेब्रम में। सेरेब्रम सबसे बड़ा पार्ट होता है और इस सेरेब्रम को बोलते हैं हम इंटेलिजेंट माइंड। इसको बोलते हैं हम इंटेलिजेंट माइंड, बुद्धिमान दिमाग, बुद्धि देने वाला दिमाग। इसी में आपकी इंटेलिजेंस, विल पावर वगैरह सब कुछ यहीं स्टोर होती हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में आपको याद रखना है कि सेरेब्रम में 5 लोब पाई जाती हैं। 5 लोब पाई जाती हैं सेरेब्रम में। लोब का मतलब क्या होता है कि 5 अलग अलग पार्ट हैं, बट वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब कौन कौन सी, तो वही आपको देखनी है, कौन कौन सी लोब होती हैं सेरेब्रम में, इनके नाम क्या है, इनके फंक्शंस क्या है, वही सब आपको पढ़ने हैं। सेरेब्रम में 5 लोब होती हैं। देखो कैसे होती है। ऐसे रहता है आपका सेरेब्रम। 1 2 3 4 5। देखो इस लोब को कहा जाता है फ्रंटल लोब। इस लोब को कहा जाता है फ्रंटल, सेम नाम हिंदी में कोई अलग नहीं होता है। इस लोब को कहा जाता है पेरिएटल लोब। पेरिएटल लोब। इस लोब को कहा जाता है ओसिपिटल लोब, और इसको कहा जाता है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब। और इसको कहा जाता है हिपोकैम्पस। इसको कहा जाता है हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस। ये 5 आपके ब्रेन में लोब होती हैं। साउंड सही आ रही है? एक बच्चा कह रहा है साउंड नहीं आ रही है, बताइए जरा साउंड सही आ रही है? साउंड वॉल्यूम सही है? वॉल्यूम, एक बच्चा कह रहा है वॉल्यूम नहीं आ रही है, जल्दी से कमेंट करके बताइए वॉल्यूम सही है? अच्छा सही है साउंड, ओके। ठीक है चलो।
ठीक है, तो 5 होती हैं कौन कौन सी? फ्रंटल, पेरिएटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल, और ये कौन सी होती है? हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस। एक बच्चा कह रहा है मैम आज पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, आपका मूड ऑफ है क्या? नहीं, आप लोग मेरा मूड ऑफ कर देते हो आते ही, फालतू की आपस में बातें कर करके, इधर उधर फालतू का बकवास कर करके, सिलेबस होगा नहीं होगा, पता नहीं पढ़ाया जाएगा नहीं पढ़ाया जाएगा, इतना तुम लोग बोल बोल के, तो कभी कभी मुझे लगता है कि यार मैं ये क्या कर रही हूँ, कहाँ पर मैं अपना माथा खपा रही हूँ, ऐसा लगता है कभी कभी, क्योंकि तुम लोगों में सेंसेस ही नहीं है बातें, अच्छी बातें करने वाले। क्लास होगी नहीं होगी, मैंने कितनी बार बोल दिया है, मोर देन 20 टाइम्स बोल दिया है कि कभी कभी अगर 5-7 मिनट क्लास लेट भी हो जाती है तो उसमें इतना हाइप होने वाली बात नहीं है। कुछ मेरी क्लास मुखर्जी नगर थी, मुखर्जी नगर से मैं यहाँ आई तो टाइम लग जाता है थोड़ा सा आने में, तो तुम लोग मूड ऑफ कर देते हो टीचर का। मेरा मूड ऑफ नहीं है, बट अब मैं भी सोच रही हूँ क्या मतलब रखूँ मैं तुम लोगों से। आपस में एक बच्चा आते ही बोलता है वहां पर बैच परचेज कर लो, वो सही है ये सही नहीं है। भैया जितना ज्ञान आपको यहाँ से मिला है ना, इतनी कम फी अमाउंट में कहीं नहीं मिलने वाला। मैं तुम्हें चैलेंज दे रही हूँ, तुम चले जाओ, जहां का भी नाम ले रहे हो वहां तुम चले जाओ। एक कह रहा है कि मैम, एक कह रहा है कि मैम सिलेबस कंप्लीट करवा दो, हमारा परीक्षा आने वाला है। तो भैया तुम्हारा परीक्षा आने वाला है तो इसमें मैं क्या करूं, मैं तो अपने अकॉर्डिंग चलूंगी ना। मैंने थोड़ी ना कहा था कि मैं तुम्हारे पेपर से पहले पहले सिलेबस करवा दूंगी। तुम्हारे एक बच्चे के अकॉर्डिंग थोड़ी ना चलेगा ये सिलेबस, तुम ही सोचो। तो तुम लोग करवा देते हो टीचर का मूड ऑफ। एक कहता है मैम पीडीएफ नहीं मिली। हमें समझ में नहीं आता है साला, अगर हमारे ज़माने में किसी टीचर ने ऐसे एक एक बात बोर्ड पे लिख के पढ़ा दी होती ना, तो पीडीएफ छोड़ो कभी स्कूल भी नहीं जाते या कॉलेज भी नहीं जाते। वही तो है, टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा होता है इंडिया में, मिसयूज ज़्यादा होता है। पीडीएफ पीडीएफ चिल्ला रहे हैं। मैं आपको बता दूं कम से कम मेरे पास 20 बच्चों के मैसेज पड़े हैं फेसबुक मैसेंजर पे, जो खुद अपने हाथ से इतने सुंदर सुंदर नोट्स बना के भेजते हैं। वो बच्चे खुद बनाकर भेजते हैं और मुझे यकीन नहीं होता देखने में कि यार ये मेरी क्लास के नोट्स हैं क्या, इतने सुंदर नोट्स बना के भेजते हैं बच्चे। तो वो बच्चे पागल हैं क्या जो बच्चे बना रहे हैं? और फिर प्लस बात तो यार पीडीएफ मिल जाएंगी, कहाँ जा रहा है? जिस दिन आपकी लास्ट क्लास होगी इस बैच में, मैं खुद अपना चेक करूंगी कि कौन कौन से पीडीएफ आपको नहीं मिली है, हिंदी में, इंग्लिश में, एमसीक्यूज नहीं मिले हैं, क्या नहीं मिला है, वो मैं आपको खुद अपलोड करवाऊंगी। अब कोर्स कंप्लीट करवानी बात है। अगर आपको कोर्स ही कंप्लीट करना है तो मैं सच में बता देती हूँ, कोर्स कंप्लीट करने में मुझे 5 दिन दे दो आप। 5 दिन में आपका कोर्स कंप्लीट, सारा बायो खत्म। कैसे पढ़ाना है मुझे बहुत अच्छे से पता है, कैसे पढ़ाया जाता है। एक मैं एसएससी के बैच में पढ़ाती हूँ। जब भी जहाँ भी मैंने जिस भी कोचिंग में पढ़ाया है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि एसएससी में मुझे वहाँ पर एसएससी के बैच में या सीजीएल सीपीओ के बैच में मुझे सिर्फ 22 घंटे बायोलॉजी में देते थे। 22 घंटे बायोलॉजी में, तो मैं 22 घंटे के अकॉर्डिंग भी बायो पढ़ा सकती हूँ और मैं 60 घंटे के अकॉर्डिंग भी बायो पढ़ा देती हूँ। बट अब मुझे जब दिख गया कि बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, फालतू बात कर रहा है, मुझे सिर्फ टाइम पास करना है, तो मैं सिर्फ क्या करूँगी, 22 घंटे के अकॉर्डिंग पढ़ा दूंगी मैं। और तुम लोगों को पता भी नहीं लगने दूंगी मैं कि मैंने कैसे पढ़ाया है। पर तुम थोड़ा बहुत रुका करो ना। कल भी मैंने समझाया था, तुम बच्चे थोड़ी हो यार रोज रोज मैं तुमको समझाऊंगी। मेरा भी तो मूड खराब होता है, मेरा भी तो दिमाग है, मुझे भी तो मेंटल। मैं क्लास में एंटर करी हूँ, मैं टीवी की स्क्रीन देख रही हूँ, बच्चा भड़काना स्टार्ट कर रहा है, वो ये है, सिलेबस कंप्लीट होगा नहीं होगा, पैसा डूब गया। भैया 545 का तुम लोग रिचार्ज करवा लेते होगे फोन का 1 महीने का, और यहाँ तो 2 महीने होने को आए हैं। 15 मार्च को बैच स्टार्ट हुआ था, 15 मार्च टू अप्रैल टू आपका क्या हो गया, मई, और मई तक बैच कंप्लीट होगा। 15 अप्रैल से हमें बैच, 15 मई से पहले पहले हमें बैच कंप्लीट करना है, चाहे कैसे भी हो, क्योंकि हमने आपका बोला था कि 1.5 महीने आपको सिलेबस करवाएंगे और 15 मई को आपके 2 महीने हो जाएंगे। बस 2 महीने से ज़्यादा इस बैच को खींचना मतलब हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का नुकसान होना, जो कि हम टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। तो 15 मई को आपकी लास्ट क्लास होगी, उसके बाद इस बैच में कोई क्लास नहीं होगी। आपके पास वीडियोस रहेंगी 1.5 से 2 महीने तक, 2-2.5 महीने तक भी दे देंगे, कोई बात नहीं है। आप उन वीडियो को देखकर बाद में आप कभी भी नोट्स बना सकते हैं,
ठीक है। और एमसीक्यूज भी आपको मिल जाएंगे, लास्ट डे आपको एमसीक्यूज हिंदी इंग्लिश में दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। 15 मई को आपको लास्ट क्लास होगा, मैं बता देती हूँ। जब तक आपका जितना सिलेबस होता है उतना होगा, उसके बाद मेरी कोई गारंटी नहीं है सिलेबस करवाने की। जितने चैप्टर होते हैं, इस संडे तक मैं बायो पढ़ाऊंगी, संडे को भी मैं आपकी क्लास लगाऊंगी 3 घंटे की या 4 घंटे की। संडे तक मैं आपको बायो कंप्लीट करवा दूंगी, नेक्स्ट वीक में मैं आपकी केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी 15 तक लगातार। और फिजिक्स तो ऑलमोस्ट 80-90% हो ही चुका है, ठीक है। देखो तो सेरेब्रम सेरेब्रम में 5 लोब होती हैं। सिलेबस कंप्लीट तो करवाना है तुम लोगों को, सिलेबस हम करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं सिलेबस कंप्लीट करने वाले, ठीक है। देखो सबसे पहला है फ्रंटल लोब, दूसरा है पेरिएटल, तीसरा है ओसिपिटल, चौथा है टेम्पोरल लोब, पांचवा है हिपोकैम्पस लोब, ठीक है। देखो सबसे पहला फ्रंटल लोब के क्या क्या काम होते हैं, ये आपको याद रखना है कि फ्रंटल लोब के क्या क्या काम होते हैं। देखो सबसे पहला काम होता है फ्रंटल लोब का मेमोरी फॉर्मेशन का। मेमोरी फॉर्मेशन हिंदी में क्या हो जाएगा, याददाश्त बनना। याददाश्त यहां बनती है, देखो कैसे, जैसे आपने बोर्ड पे फ्रंटल वर्ड पढ़ा, तो वो फ्रंटल वर्ड की जो मेमोरी है वो कहां बन रही है, आपकी फ्रंटल लोब में बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो दूसरा, देखो इसका काम क्या होता है। दूसरा काम होता है इस फ्रंटल लोब का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। मैंने PD लिखा है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हिंदी में बोलते हैं इसको व्यक्तित्व विकास। समझ रहे हैं, हर इंसान की एक अलग पर्सनैलिटी होती है, मेरी अलग है, आपकी अलग है, किसी तीसरे इंसान की अलग है। तो किस इंसान की कैसी पर्सनैलिटी होगी तो वो कौन बताएगा, फ्रंटल लोब, ठीक है। और तीसरे यहां पर तीसरे आप लिख सकते हैं, यहां पर काम लिख सकते हैं। तीसरा कंसंट्रेशन पावर, कैसी आपकी कंसंट्रेशन पावर है। और कंसंट्रेशन वाले पावर वाले जो सिग्नल्स होते हैं वो फ्रंटल लोब के पास आते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं एकाग्रचिता, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट लिख सकते हैं यहां पर, नेक्स्ट यहां पर आता है काम, नेक्स्ट यहां पर आता है विजडम पावर। विजडम समझते हैं, बुद्धिमता, कैसी आपकी बुद्धि है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर आप लिख सकते हैं इंटेलिजेंस, बुद्धिमान, इंटेलिजेंस। उसके बाद आप नेक्स्ट लिख सकते हैं विल पावर, इच्छा शक्ति, कैसी आपकी इच्छा शक्ति है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं डिसीजन मेकिंग, कैसा आपका निर्णय लेने की शक्ति है, डिसीजन मेकिंग कैसी है, कैसी आपके डिसीजन, किस टाइम पर कैसा डिसीजन लेना है, अच्छा बुरा ले लिया स्टेप। तो ये सारे काम किसके होते हैं, फ्रंटल लोब के, इतने सारे काम होते हैं, ठीक है। तो फ्रंटल लोब के काम पूछे, आपसे पूछे कि सेरेब्रम की किस लोब में याददाश्त बनती है, मैंने सिर्फ बनने का बोला याददाश्त, ठीक है। हाँ वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, देवाशीष जांगिड, सही बोला आपने, ये सारे वॉलेंट्री काम ही होते हैं वैसे भी, ठीक है। ऐच्छिक क्रियाएं बोल सकते हैं, ठीक है। तो इतने सारे काम किसके होते हैं, फ्रंटल लोब के, ये आपको याद रखने हैं, ये आपको याद रखने हैं। दूसरा देखो, दूसरा यहां पर होता है पेरिएटल लोब का काम क्या होता है। पेरिएटल लोब का काम होता है मैथमेटिक्स, कैसे हैं आप मैथमेटिक्स में, कैसे हैं आप। दूसरा यहां पर काम होता है कैलकुलेशन का, कैसी आपकी कैलकुलेशन है। तीसरा आपकी कैसी रीजनिंग पावर है, वैसे रीजनिंग पर ये भी काम करता है और ये भी काम करता है, बट जो मेन न्यूरॉन्स होते हैं वो पेरिएटल लोब वाले होते हैं, रीजनिंग वाले, ठीक है। तर्क शक्ति मतलब कैसा आपका कॉमन सेंस है, कैसी आपकी वर्बल पावर है, वो सारे के सारे कहाँ होते हैं, पेरिएटल लोब में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आओ यहां पर, इसका काम क्या होता है, ओसिपिटल लोब का। ओसिपिटल का लोब का काम होता है, पहला काम है इसका डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, और दूसरा काम होता है इसका डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया कि किस डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस के साथ जाना है। जैसे मान लीजिए आप यहां से अपने घर के लिए निकले, तो घर वाले रास्ते पे क्यों गए आप, या आप अपने घर में क्यों गए, क्योंकि आपको अपने घर का एड्रेस पता है और अपने घर की डायरेक्शन पता है कहां पर, तो आपकी ओसिपिटल लोब को पता है, ठीक है।
ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है टेम्पोरल लोब का काम क्या होता है। टेम्पोरल लोब का मेन काम होता है ड्रीम फॉर्मेशन का, सपने बनाती है ये। सपने जो आप देखते हैं वो सपने कहाँ बनते हैं, तो वो टेम्पोरल लोब में बनते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि ड्रीम फॉर्मेशन ब्रेन के किस लोब में होता है, तो आपको आंसर क्या देना है, टेम्पोरल लोब में। याददाश्त कहाँ बनी, फ्रंटल में, और ड्रीम फॉर्मेशन कहाँ हुआ, तो टेम्पोरल लोब में। ठीक है, अब देखो यहां पर आपके घर का एड्रेस वगैरह बना, आपको याद हुआ। ठीक है, उसके बाद यहां पर आपका मेमोरी फॉर्मेशन हुआ, यहां पर आपने कोई मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन, कोई फॉर्मूले वगैरह याद किए, रीजनिंग में कुछ याद किए। हाँ देवाशीष, टेम्पोरल लोब में टच एंड पेन का भी होता है। हाँ, टच इंटरनली कोई मतलब आपको वैसे जो होते हैं ना, मतलब ये होता है कि बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ देवाशीष, आप इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। जो मिड ब्रेन होता है, वो मिड ब्रेन मैंने अभी आपको सॉरी मिड ब्रेन नहीं, जो आपका थैलेमस होता है, थैलेमस जो होता है, थैलेमस सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है। कौन कौन सा, स्किन को करता है, स्किन को कौन करता है, थैलेमस करता है। तो जो वो मिड ब्रेन होता है वो इसी टेम्पोरल लोब से कनेक्ट होता है। देवाशीष आप सही बोल रहे हैं। तो वो जो आपका मिड ब्रेन थैलेमस होता है वो टेम्पोरल लोब से जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए कुछ सेंसेस इसके पास भी आ जाते हैं। कौन से, तो टच वाले और पेन वाले। तो आप इसमें ये भी लिख सकते हैं ड्रीम के साथ टच एंड पेन। ठीक है, क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ होता है आपका थैलेमस। हो गया। अब देखो जितनी चीजें हैं सारी की सारी चीजें अलग अलग पार्ट में बनती हैं। सब याददाश्त यहाँ बनी, सपने यहाँ बने, कोई घर का एड्रेस आपने यहाँ याद किया, फॉर्मूले आपने यहाँ याद किए। ये सारी चीजें अलग अलग लोब में बनकर आकर स्टोर कहाँ होती हैं, हिप्पोकैम्पस में। कहाँ पर स्टोर होती हैं, तो ये होती हैं हिप्पोकैम्पस में। इसको कहा जाता है स्टोरेज हाउस ऑफ ब्रेन, स्टोरेज हाउस बोलते हैं इसको। दिमाग का स्टोर हाउस बोलते हैं, आप स्टोर हाउस या स्टोरेज हाउस बोलते हैं। या जैसे आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होता है ना, जिसमें सारी चीज़ें आप स्टोर कर लेते हैं, ऐसे ही आपके ब्रेन में हार्ड डिस्क, ब्रेन का हार्ड डिस्क किसको कहा जाता है, हिप्पोकैम्पस को कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ब्रेन का हार्ड डिस्क किसको बोलते हैं और ब्रेन का स्टोरेज हाउस किसको बोलते हैं। ये दोनों क्वेश्चन भी आपको याद रखने हैं, ये दोनों क्वेश्चंस भी आपको याद रखने हैं। अरे हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस अलग है। योगी जी जो आप नाम बोल रहे हैं वो मिड ब्रेन का होता है, वो मिड ब्रेन की लोब होती है। ठीक है, बता देंगे आप। ये आपके सारे ब्रेन के काम, ये आपके दिमाग के इतने सारे आपको काम पढ़ने थे। ठीक है, ये आपको दिमाग के इतने सारे। हाँ, ऑसिपिटल लोब हियरिंग का काम करता है। क्यों करता है देवाशीष, क्योंकि ये जो ऑसिपिटल लोब होता है ये किसके साथ जुड़ा हुआ होता है, इस ऑसिपिटल लोब का पार्ट जुड़ा हुआ होता है आपके मिड ब्रेन के साथ, आपके मिड ब्रेन के साथ। तो मिड ब्रेन किसको कंट्रोल करता है, सुनने वाले। तो सुनने वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं वो मिड ब्रेन से होते हुए ऑसिपिटल के पास भी आते हैं। इसलिए अरे अलग अलग सेंसेस होते हैं निखिल, ये नहीं बोल। ऑडियो सेंसेस को कौन कंट्रोल करता है, तो ऑडिटरी फंक्शंस को सर ऑसिपिटल लोब काम करता है। ऑडिटरी को ऑसिपिटल, अगर लोब के सेंस में बोल रहे हैं तो ऑसिपिटल लोब काम करेगा निखिल दैया। ठीक है, ये आपके ब्रेन के फंक्शंस, ये आपको इतने सारे। टेम्पोरल लोब है, लोब है और क्या है, जहां पे सपने बनते हैं। ये आपको ब्रेन में पढ़ना था इतना सारा। हाँ, ब्रेन की डिजीज बची हैं, जैसे मिर्गी के दौरे हो गए, एपिलेप्सी हो गया, जैसे सीजोफ्रेनिया हो गया। वो सब मैं जब आपको एनिमल डिजीज करवाऊंगी, एक साथ बीमारियां पढ़ाऊंगी, तब बताऊंगी। इतना आपको ब्रेन के अंदर पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना, क्यों पढ़ना, कब पढ़ना, वो आप जाने, आपका काम जाने। मैंने पढ़ा दिया है। कुछ कुछ क्वेश्चंस तो बड़े ही मतलब ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन से कौन से ब्रेन का पार्ट इफेक्ट कर जाता है, या आपसे पूछेगा कि भूख लगना, प्यास लगना कौन सा ब्रेन का पार्ट, या बॉडी बैलेंसिंग का काम कौन करता है, या बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कौन करता है, तो बॉडी के टेम्परेचर को हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ तो आपको याद करने ही करने हैं।
इतने आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपका ब्रेन कंप्लीट। कुछ ब्रेन की डिजीज है वो यहां नहीं करवाऊंगी, क्यों? क्योंकि ब्रेन की डिजीज करवाऊंगी मैं जब सारी डिजीज एक साथ करवाऊंगी, ठीक है। हाँ जी, प्रोटीन भी पेप्टोन की फॉर्म में आ जाते हैं, तो पेप्टोन को भी तोड़ देता है। जो प्रोटीन पेप्टोन्स होते हैं उनको भी ग्लूकोज ब्रेक डाउन कर देता है, उनका भी ऑक्सीजन ब्रेक डाउन कर देता है रंजीत कुमार, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर खत्म, ये आपका चैप्टर फिनिश। कौन सा? तो ब्रेन वाला चैप्टर खत्म। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है आपका स्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है आपका स्केलेटल सिस्टम। हाँ योगी जी, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शंस को भी कंट्रोल करता है।